नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फायर सेफ्टी एकेडमी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के बारे में। इलेक्ट्रिकल के क्या क्या हैजर्ड्स होते हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस लेने होते हैं वर्क प्लेस पे, इन सब के बारे में हम वीडियो में देखेंगे। साथ ही देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है, ये काम कैसे करती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ फैक्ट्स के बारे में बताना चाहूँगा। तो हफ्ते में कम से कम 5 वर्कर्स ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रिक्यूटेड होते हैं, जैसे जो इलेक्ट्रिसिटी का शिकार होते हैं। वर्क प्लेस पर जो डेथ होती है उसमें 12% वर्कर्स की डेथ इलेक्ट्रिसिटी के कारण होती है। बहुत ही छोटी मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी भी आपको नुकसान पहुंचा सकती है। ज़रूरी नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी का जो वोल्टेज है वो ज़्यादा हो तभी आपको नुकसान पहुंचाएगा। और आग लगने का जो सबसे अहम कारण होता है वो इलेक्ट्रिसिटी होता है। अब देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी काम कैसे करता है। तो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी का फ्लो है जो एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने के लिए पावर सोर्स की ज़रूरत होती है, जैसे जनरेटिंग स्टेशंस जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो करंट होता है, वो एक कंडक्टर के थ्रू ट्रेवल करता है और ये एक क्लोज सर्किट में घूमता रहता है। अब कुछ इलेक्ट्रिकल टर्म्स के बारे में बात करेंगे। करंट, तो करंट इलेक्ट्रिकल मूवमेंट होता है जिसे एम्पियर में मेजर किया जाता है। सर्किट जो होता है वो करंट का कंप्लीट पाथ होता है जिसमें एक इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स होता है, एक कंडक्टर होता है और एक आउटपुट डिवाइस होता है, जैसे लैंप, टूल, हीटर वगैरह। रेसिस्टेंस, इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो में जो रिस्ट्रिक्शंस होते हैं उसे रेजिस्टेंस बोला जाता है। कंडक्टर्स, ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता रहे वो कंडक्टर कहलाता है, जैसे मेटल। ग्राउंडिंग, किसी इक्विपमेंट का या पैनल का जब हम कनेक्शन करके उसे ग्राउंड में कनेक्ट कर देते हैं तो वो ग्राउंडिंग कहलाता है। ये एक प्रोटेक्टिव मेजर्स होता है। अगर कोई करंट लीकेज होगा तो जो यूज करने वाला है उसे किसी तरह का खतरा नहीं होता है इससे। इंसुलेटर्स, ऐसे पदार्थ, ऐसे सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी के हाई रेजिस्टेंस है, जैसे ग्लास, पर्सोलिन, प्लास्टिक एंड ड्राई वुड। इनका यूज एक बैरियर के रूप में किया जाता है ताकि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो अनवांटेड प्लेसेस में ट्रेवल ना करे। इलेक्ट्रिकल हैजर्ड्स कितने प्रकार के होते हैं ये देखेंगे। तो सबसे होता है प्राइमरी हैजर्ड। प्राइमरी हैजर्ड में होता है इलेक्ट्रिकल शॉक, बर्न्स, फायर एंड एक्सप्लोजन। दूसरा होता है सेकेंडरी हैजर्ड्स, जैसे इसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी बोल सकते हैं हम। तो दूसरा होता है सेकेंडरी हैजर्ड्स। तो पहला होता है इसमें पर्सन फॉलिंग फ्रॉम हाइट ड्यूरिंग इलेक्ट्रिकल जॉब। दूसरा होता है ड्रॉपिंग टूल्स इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम। इसके बारे में आगे हम देखेंगे। तो पहले देखेंगे इलेक्ट्रिकल शॉक। जब किसी के बॉडी के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो फिर वहाँ पे इलेक्ट्रिक शॉक रिसीव होता है। आपको इलेक्ट्रिक शॉक जब भी लगेगा जब आपकी बॉडी एक सर्किट कंप्लीट करेगी। जैसे कोई आपने एक लाइव वायर टच किया और वो करंट जो है वो आपकी बॉडी के थ्रू ट्रेवल करके आपके पैरों से ग्राउंड हो गया, या फिर किसी भी तरीके से ग्राउंड हो गया, हाथ से या फिर कोई भी आपका पार्ट टच है तो वहां से अगर ग्राउंड हो गया आपकी बॉडी के थ्रू ट्रेवल करके तो वहाँ इलेक्ट्रिक शॉक होगा। अगर आपने कोई लाइव वायर टच किया है और एक कोई डिफरेंट वायर टच किया है जिसका वोल्टेज अलग है तो वहां पे इलेक्ट्रिक शॉक होने के चांसेस होते हैं। अब देखेंगे इलेक्ट्रिक शॉक का जो सेवरिटी होता है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो वो होता है पाथ ऑफ करंट थ्रू द बॉडी, जो रास्ता है जिस थ्रू बॉडी के जिस पार्ट के थ्रू करंट फ्लो हो रहा है, ये डिपेंड करता है सेवरिटी कितनी होगी इलेक्ट्रिक शॉक की। मान लो अगर आपके हाथ से एंटर हो रही है इलेक्ट्रिसिटी और पैर से ग्राउंड हो रही है, और अगर आपका हार्ट इन्वॉल्व है इस पाथ में, इस रास्ते में हार्ट आ रहा है तो सेवरिटी ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। दूसरा, अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द बॉडी। आपकी बॉडी के थ्रू कितना करंट फ्लो कर रहा है उसका अमाउंट क्या है एम्पियर में। ड्यूरेशन, आपकी बॉडी के थ्रू कितनी देर तक करंट का फ्लो होता रहा। इन 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि जो इलेक्ट्रिक शॉक है उसकी सेवरिटी क्या होगी। लो वोल्टेज डज नॉट मीन लो हैजर्ड। लो वोल्टेज का मतलब लो हैजर्ड नहीं होता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि कहीं लो वोल्टेज है तो इससे कोई खतरा नहीं है। अब आगे देखेंगे इफेक्ट ऑफ करंट ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी पे जो इफेक्ट होता है करंट का वो कितना होता है। तो 0 से 0.15 मिली एम्पियर में नो सेंसेशन, कोई सेंसेशन नहीं होगा। 1 मिली एम्पियर में आपको थोड़ा सा पता चल सकता है। 1 मिली एम्पियर से 3 मिली एम्पियर में वीक सेंसेशन होगा, बहुत ही कम सेंसेशन होगा, आपको पता चलेगा, बहुत ही हल्का सा सेंसेशन होगा। 3 मिली एम्पियर से 10 मिली एम्पियर में पेनफुल सेंसेशन होता है जिसमें आपको दर्द होगा। 10 मिली एम्पियर में थ्रेशोल्ड मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, तो जो आपका मसल्स है वो फ्रीज होने के चांसेस होते हैं। 30 मिली एम्पियर में रेस्पिरेटरी पैरालिसिस के चांसेस होते हैं। 75 मिली एम्पियर में कार्डियक अरेस्ट के चांसेस होते हैं। 250 मिली एम्पियर में कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा। और अगर 250 मिली एम्पियर से ज़्यादा है तो जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो जलने शुरू हो जाएंगे, जो टिश्यूज हैं वो जलने शुरू हो जाएंगे। अब आगे देखेंगे जो दूसरा हैजर्ड है वो बर्न है। जो बर्न होता है वो इलेक्ट्रिकल शॉक से रिलेटेड सबसे कॉमन इंजरी होती है। ये उस समय होता है जब आप किसी इलेक्ट्रिकल वायरिंग को या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को इनप्रॉपरली यूज करते हैं या इनप्रॉपरली मेंटेन रहता है वो, तो उस कंडीशन में बर्न होने के चांसेस रहते हैं। ज़्यादातर हाथ में होने का चांस होता है, जहाँ पे कॉन्टैक्ट एरिया होता है उस जगह पे होता है। बहुत ही सीरियस इंजरी होती है बर्न में, ये तुरंत इमीडिएट अटेंशन
जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट है वो प्रोवाइड कराना चाहिए। जो ह्यूमन टिश्यू होता है वो भी इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को रेसिस्ट करता है, बट जो इससे हीट जनरेट होती है उसे बर्न होने के चांसेस होते हैं। ये जो भी बर्न होने के चांसेस होते हैं इलेक्ट्रिक शॉक से रिलेटेड होते हैं, और ज़्यादातर ऐसी जगहों पे होते हैं जहाँ पे आपका कांटेक्ट पॉइंट होगा, जो इलेक्ट्रिकल सोर्स से जो आपका कांटेक्ट है हाथ पे, पैर पे, सर पे, वहीं पे बर्न्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तीसरा हैजर्ड जो है वो फायर एंड एक्सप्लोजन। फायर उस कंडीशन में होता है जब कोई इलेक्ट्रिकल फॉल्ट होता है और आसपास कंबस्टिबल मटेरियल्स प्रेजेंट होता है, तो इस कंडीशन में फायर होने के चांसेस होते हैं, स्पार्क होता है। जब आर्किंग होती है किसी पैनल में, किसी इलेक्ट्रिकल बोर्ड में, तो वहां पे बर्न इंजरीज होने के चांसेस होते हैं। अब सेकेंडरी हैजर्ड्स के बारे में देखेंगे। जो इलेक्ट्रिक शॉक होता है उससे इनडायरेक्ट इंजरीज भी हो सकती हैं, तो उसे सेकेंडरी हैजर्ड्स में कैटेगराइज किया गया है। वर्कर जैसे कोई अगर एलिवेटेड प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा है, हाइट पे काम कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, और वहां पे उसे कोई एक इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, तो वहां से गिर के उसको सीरियस इंजरी या फिर डेथ होने के चांसेस होते हैं, तो वो सेकेंडरी हैजर्ड्स में माना जाता है। या फिर हाइट पे कोई वर्कर काम कर रहा है, नीचे कोई एनर्जाइज इलेक्ट्रिकल पैनल है और ऊपर से कोई वो इक्विपमेंट गिरा देता है, तो वहां पे डैमेज होने के चांसेस होते हैं। तो ये दोनों जो है ये सेकेंडरी हैजर्ड्स में आते हैं, इनडायरेक्ट हैजर्ड्स भी बोल सकते हैं इन्हें। इलेक्ट्रिकल हैजर्ड्स एंड हाउ टू कंट्रोल देम। इलेक्ट्रिकल हैजर्ड्स कौन कौन से हैं और कैसे कंट्रोल करना है। जो इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट होते हैं वो ज़्यादातर इन 3 फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन से होते हैं, जो देखेंगे हम। अनसेफ इक्विपमेंट और इंस्टॉलेशन, वर्क प्लेस मेड अनसेफ बाय द एनवायरमेंट एंड अनसेफ वर्क प्रैक्टिसेस। तो इन 3 चीज़ों के कॉम्बिनेशन से कोई इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं। कंस्ट्रक्शन साइट के कॉमन हैजर्ड्स क्या हैं ये देखेंगे हम। तो बहुत सी जगहों पे सबसे कॉमन जो हैजर्ड्स है वो ये है कि बिना प्लग के पावर सॉकेट में वायर घुसा देते हैं। ये सबसे कॉमन हैजर्ड होता है वर्क प्लेस का। केबल में लूज जॉइंट होना, जो कॉर्ड है उसमें लूज जॉइंट होना, या फिर केबल को ऐसे ही वॉकवेज पे बिछा देना, फ्लोर पे बिछा देना, हैप्पैज़ार्ड वॉकवेज पे बिछा देना, ये एक हैजर्ड होता है कॉमन। किसी भी पैनल या इक्विपमेंट का अर्थिंग नहीं देना प्रॉपर तरीके से। कहीं से इलेक्ट्रिकल सप्लाई ले लेना और उसका केबल साइज क्या है, फ्यूज रेटिंग क्या है, ये नहीं चेक किया, ये भी एक कॉमन हैजर्ड होता है। किसी भी इलेक्ट्रिकल पैनल पे एक अनऑथराइज पर्सन काम करने लगता है। जो टेम्पोररी कनेक्शन है उनकी मॉनिटरिंग नहीं होना रूटीन बेसिस पे, ये कॉमन हैजर्ड होते हैं। बाईपासिंग ऑफ आरसीसीबी को बाईपास कर दिया जाता है बहुत समय। अनइंसुलेटेड टूल्स, जो टूल्स हैं वो अनइंसुलेटेड हैं, इम्प्रॉपरली मेंटेन है उसका यूज, बिना ऑथराइजेशन के किसी लाइव वायर पे काम कर रहे हैं, किसी लाइव लाइन पे काम कर रहे हैं, तो ये कॉमन हैजर्ड होता है। जो पैनल होते हैं उनके दरवाजे खुले रहते हैं, जो लाइव बस बार होती हैं उन पे कवर हटा दिए जाते हैं, तो ये जो होल होते हैं, जो अनयूज होल होते हैं, उन्हें ऐसे ही छोड़ देना, ये एक कॉमन हैजर्ड होता है कंस्ट्रक्शन साइट का। अब कुछ हैजर्ड्स के बारे में देखेंगे, उसके कंट्रोल मेजर्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे ओवरहेड पावर लाइंस के बारे में। तो ओवरहेड पावर लाइंस में हैजर्ड्स क्या क्या हैं। ये यूजुअली नॉट इंसुलेटेड, मतलब ज़्यादातर जो वो ओवरहेड पावर लाइंस होती हैं वो इंसुलेटेड नहीं होती हैं। और जो हमारे इक्विपमेंट्स हैं, जो व्हीकल्स हैं, ये कॉन्टैक्ट में आने के चांसेस होते हैं, जैसे क्रेन, लेडर, स्कैफोल्ड, सीजर लिफ्ट, या फिर जो डंप ट्रक होता है उसे उसकी जब हम डाला उठा देते हैं तो किसी ओवरहेड इलेक्ट्रिकल सप्लाई से कनेक्ट हो, ओवरहेड इलेक्ट्रिकल सप्लाई के कांटेक्ट में आने के चांसेस होते हैं। एल्युमिनियम पेंट रोलर, ये सब हमारे खतरे होते हैं जो कांटेक्ट में आने के चांसेस होते हैं। अब इसके कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में देखेंगे। तो जो भी ओवरहेड पावर लाइंस होती है इससे कम से कम 10 फीट की दूरी मेंटेन करनी चाहिए। वार्निंग साइन लगाने चाहिए। आपको ये एज्यूम करना है हमेशा कि जो लाइन है वो एनर्जाइज्ड है, और आपको अगर उसके आसपास काम भी करना है तो आप लकड़ी का या फाइबर ग्लास का लेडर यूज करेंगे, मेटल का लेडर यूज नहीं करना है। और जो पावर लाइन वर्कर्स हैं जिन्हें उस पावर लाइन पे ही काम करने हैं, उनके लिए स्पेशल ट्रेनिंग और पीपी प्रोवाइड करानी चाहिए। अगला जो हैजर्ड है वो एक्सपोज इलेक्ट्रिकल पार्ट्स। जैसे आप फिगर में देख रहे होंगे कि जो इलेक्ट्रिकल पार्ट्स है या वायर है वो एक्सपोज है, लाइव है। कोई भी वायरिंग, कोई भी ब्रेकर का जो बॉक्स होगा, जो लाइव पार्ट्स होते हैं वो कभी भी एक्सपोज नहीं होने चाहिए, उनका कवर नहीं निकालना चाहिए, या फिर काम होने के बाद उन्हें कवर कर देना चाहिए। तो यहाँ पे जो कंट्रोल मेजर्स है वो ये है कि 50 वोल्ट से जो भी ज़्यादा के इक्विपमेंट्स हैं, वायरिंग है, लाइव पैनल्स हैं, उनको कभी भी खुला हुआ नहीं छोड़ना चाहिए, हमेशा उन्हें कवर में रखना चाहिए। अगला जो है वो ओपन कैबिनेट बॉक्स एंड फिटिंग। बहुत सी जगहों पे हम देखते हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स होते हैं, जंक्शन बॉक्स होते हैं, जो पैनल्स होते हैं, हमारे बॉक्सेज होते हैं, उनमें हम जो कुछ एक छेद जो यूज में नहीं होते उन्हें ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो ये एक खतरा है। तो इसके कंट्रोल मेजर क्या है। जो भी जंक्शन बॉक्सेज हैं, पुल बॉक्सेज हैं, उनकी फिटिंग प्रॉपर कवर लगा देनी चाहिए, कवर होना चाहिए। कोई भी अगर एक अनयूज्ड उसमें होल है तो उसे प्रॉपर तरीके से सील करना चाहिए। कोई भी इनएडिक्वेट वायरिंग, जैसे हम कोई इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं और जो वायर उसमें यूज कर रहे हैं वो बहुत ही स्मॉल है, बहुत ही छोटा है, मतलब कि उसका जो इलेक्ट्रिकल लोड की कैपेसिटी है वो बहुत कम है। तो इस कंडीशन में क्या होता है
कि वायर गर्म होने के चांसेस होते हैं, पिघलने के चांसेस होते हैं। तो इस चीज़ को, ये एक हैज़र्ड होता है वर्क प्लेस पे। तो इसमें आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं कि सही टाइप का वायर यूज करना है, जो आपकी इक्विपमेंट है, जो इलेक्ट्रिक लोड है उसका, उसके हिसाब से। और जो वायर यूज करेंगे वो इलेक्ट्रिकल लोड पे डिपेंड करता है और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के हिसाब से वायर का चूज करना चाहिए आपको हमेशा फिक्स्ड कोड यूज करना चाहिए, जहां भी पॉसिबल हो फ्लेक्सिबल कोड के जगह पे। आपको करेक्ट एक्सटेंशन कोड का यूज करना चाहिए। अगर किसी इक्विपमेंट को आप चलाने के लिए एक्सटेंशन कोड का यूज कर रहे हैं तो उसकी कैपेसिटी जरूर देखें, इलेक्ट्रिकल लोड कितना है उसका, कितने उससे कौन से इक्विपमेंट चला सकते हैं, इस चीज़ को जरूर ध्यान में रखना चाहिए। अब देखेंगे जो डिफेक्टिव कोड्स एंड वायर्स हैं, इनका यूज एक कॉमन हैजर्ड होता है वर्क प्लेस पे। इसके बारे में कोई भी जो वायर होता है, इस पे जो इंसुलेशन होता है प्लास्टिक या रबर का, ये खराब नहीं होना चाहिए, मिसिंग नहीं होना चाहिए। इस चीज़ आपको ध्यान में रखना है। वर्क प्लेस पे आपको किसी भी सार पेज के थ्रू उस केबल को लेके नहीं जाना है। बहुत सी जगह पे ले जाते हैं ऐसे तरीके से, तो वहाँ पे डैमेज होने के चांसेस होते हैं, इंसुलेशन के शॉर्ट सर्किट के चांसेस होते हैं। कोई भी एक्सटेंशन कोड या फिर टूल्स है जिसका कोड डैमेज है, उसको यूज नहीं करना है आपको कभी भी। इसके कंट्रोल मेजर्स हैं कुछ, मैं आपको बताता हूँ। जो लाइव वायर्स हैं उन्हें इंसुलेट करके रखना है, हमेशा इंसुलेशन सही होनी चाहिए। उसको काम में यूज लेने से पहले उसे चेक करना है, किसी तरह की कटा पिटा तो नहीं है, कहीं इंसुलेशन डैमेज तो नहीं है। जो कोड यूज करेंगे आप 3 वायर टाइप होना चाहिए, उसमें ग्राउंडिंग का होगा, उसे भी कनेक्ट करके रखना है प्रॉपर तरीके से। कोई भी अगर कोड आपको निकालनी है, वायर अगर डिस्कनेक्ट करना है पावर सोर्स से, तो जो प्लग है उसे पकड़ के निकालना है। कभी भी कोड से आपको तार पकड़ के नहीं खींचना है अनप्लग करने के लिए। अब बात करेंगे इम्प्रॉपर ग्राउंडिंग की, जो ये भी एक हैजर्ड है वर्क प्लेस पे। कोई भी टूल जो हम वर्क प्लेस पे यूज कर रहे हैं, अगर उसे ग्राउंडेड नहीं किया गया, उसे अर्थिंग नहीं सही से दी गई, तो फिर वो करंट लीकेज की वजह से एनर्जाइड हो सकता है और किसी को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके कंट्रोल मेजर क्या है ये देखेंगे कि तो कोई भी पावर सप्लाई है, इलेक्ट्रिकल सर्किट है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, उसे ग्राउंडिंग करना जरूरी होता है। आपको समय समय पे चेक करते रहना चाहिए कि जो आपका इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, पैनल है, उसकी ग्राउंडिंग कंटिन्यूअस है, सही है कि नहीं है, कहीं से डैमेज तो नहीं है। कोई भी इक्विपमेंट यूज करने से पहले उसको पहले चेक करना है आपको। और जो भी आपके अर्थ पिट्स हैं जिनमें आप अर्थिंग करते हो, अर्थिंग का कनेक्शन करते हो, उन पे सीरियल नंबर होने चाहिए और एक रजिस्टर मेंटेन होना चाहिए उसका। उसमें आपको जो उसकी कंटिन्यूटी होती है वो क्वार्टरली चेक करना होता है। जो अर्थ मेगर होता है उससे उसकी जो वैल्यू होनी चाहिए वो 2 ओम से कम होनी चाहिए, और ये सब आपको एक रजिस्टर में मेंटेन करके रखना होता है। अगला जो हैजर्ड है वो ओवरलोडेड सर्किट्स। किसी एक सर्किट में हम बहुत सारे प्लग घुसा देते हैं तो ये एक खतरा होता है। इससे वायर गर्म हो जाती है और आग लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कोई डैमेज टूल है या फिर जो टूल है उसका वायर है वो डैमेज है तो ओवर हीटिंग का चांसेस रहता है। अगर ओवर करंट प्रोटेक्शन नहीं है तो जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई हम ले रहे हैं, ओवर करंट जो सप्लाई हो रहा है, इसकी वजह से हमारा जो इलेक्ट्रिक सप्लाई है वो ट्रिप नहीं होगा और वहाँ पे खतरा बढ़ जाता है। इस कंडीशन में क्या होता है, जब ओवरलोडिंग होने लगती है किसी भी वायर पे, तो वो उसका जो इंसुलेशन होता है, वो जो इंसुलेशन होता है वो पिघलने लगता है। वहाँ पे फिर आर्किंग होने लगती है और फायर होने के चांसेस होते हैं। इससे कंट्रोल मेजर्स क्या है, ऑटोमेटिक सिस्टम्स लगे होने चाहिए, जैसे GFCI हो गया या फिर RCCB हो गया, MCB हो गया, जहाँ पे अगर ओवरलोड हो रहा है और अगर उसे वो डिटेक्ट करता है ओवरलोड को, तो वहाँ पे तुरंत इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई को बंद कर दे। फ्यूजेज और जो सर्किट ब्रेकर्स होते हैं वो उनका जो काम होता है वो इस तरीके से करते हैं। फ्यूज जो होता है वो ओवरलोड होने पे मेल्ट हो जाता है और सप्लाई कट हो जाती है। जो सर्किट ब्रेकर्स होते हैं वो ट्रिप हो जाते हैं और सप्लाई बंद हो जाती है। इससे कोई मिसहैपनिंग होने से, फायर होने से, किसी तरह की घटना होने से बचा जा सकता है। अगला जो पॉइंट है वो पावर टूल्स में क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए अगर इलेक्ट्रिकल सेफ्टी को ध्यान में रखते हैं तो पहला है कि जो इलेक्ट्रिकल टूल है उसका जो वायर है वो 3 कोड होना चाहिए, 3 वायर का कोड होना चाहिए। हमेशा जो भी इक्विपमेंट है वो ग्राउंडेड होना चाहिए आपका। जो भी आप इक्विपमेंट यूज करते हैं वो इंश्योर करें कि वो डबल इंसुलेटेड होना चाहिए, और जो उसका ऑपरेटिंग पावर है वो जितना लो होगा उतना ही अच्छा होगा। इन 3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। कुछ हैजर्ड्स एंड प्रोटेक्शन के बारे में हम देखेंगे जो हम पीछे बात कर चुके हैं, फिर भी इसके बारे में एक बार समरी में देख लेते हैं एक तरह से। तो जो कॉमन हैजर्ड्स होते हैं वर्क प्लेस पे वो इनएडुकेट वायरिंग होती है। जो इक्विपमेंट होता है उससे कम क्षमता का हम अगर वायर यूज कर लेते हैं तो वहाँ पे खतरा रहता है। कोई भी एक्सपोज इलेक्ट्रिकल पार्ट, पैनल का डोर खुला होना, लाइव बस बार्स का होना और लाइव वायर्स ऐसे ही एक्सपोज होना, वो खतरा होता है। ऐसे वायर्स जिनका इंसुलेशन डैमेज हो गया है, ये खतरा होता है वर्क प्लेस के लिए।
जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स हैं, टूल्स हैं, इनका ग्राउंडिंग ना होना ये भी खतरा है। ओवरलोडेड सर्किट्स, अगर हम एक्सटेंशन कोड लगा के ओवरलोडेड सर्किट्स का यूज़ करते हैं तो वहाँ भी खतरा होता है। डैमेज टूल एंड इक्विपमेंट का वर्क प्लेस पे यूज़ करना ये खतरा होता है। यूजिंग रॉन्ग पीपी, वर्क प्लेस पे गलत पीपी और टूल्स का इस्तेमाल करना, किसी काम के लिए गलत टूल्स या पीपी का इस्तेमाल करना। ओवरहेड पावर लाइंस, ये खतरा होता है। जो भी ये हैजर्ड्स हैं, अगर वहाँ पे जो हैजर्ड्स प्रेजेंट हैं जिस सिचुएशन पे, वहाँ पे अगर वेट कंडीशन होती है तो खतरे और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इनके कुछ प्रोटेक्टिव मेजर्स देखेंगे तो प्रॉपर ग्राउंडिंग होनी चाहिए सभी इक्विपमेंट्स की, सभी पैनल्स की जो भी हैं। और आपको GFCI एंड RCCB यूज़ करना होगा। GFCI का मतलब होता है ग्राउंड फॉल्ट सर्किट इंटरप्टर एंड RCCB का मतलब होता है रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। तो इनका आप यूज कर सकते हैं। ये ओवरलोड होने की कंडीशन में या फिर इलेक्ट्रिक शॉक होने के खतरे में, करंट लीकेज के खतरे में ये पैनल को ट्रिप कर देते हैं, इलेक्ट्रिकल सप्लाई बंद कर देते हैं। फ्यूज और सर्किट ब्रेकर का यूज करना चाहिए ओवरलोडिंग से बचाने के लिए। जो लाइव पार्ट्स हैं पैनल के या फिर लाइव वायर्स हैं, लाइव बस बार्स हैं, उन्हें गार्ड करके रखना चाहिए, हमेशा खुला नहीं छोड़ना चाहिए। लॉग आउट टेक आउट का यूज करना चाहिए। जो भी आप इक्विपमेंट डी एनर्जाइज कर रहे हैं और उस पर कोई मेंटेनेंस का काम करना है तो आप लॉग आउट टेक आउट का हमेशा यूज करना चाहिए। लॉग आउट टेक आउट पर मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया हुआ है, तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाके देख सकते हैं। जो इलेक्ट्रिक पैनल्स होते हैं उन्हें हमेशा बंद करके रखना चाहिए, उन्हें दरवाजे खुले नहीं होने चाहिए। और जो ट्रेनिंग यहाँ पे आप देख रहे हैं, जो भी आपके वर्क प्लेस पे एम्प्लॉई हैं, वर्कर्स हैं, उन सबको ट्रेनिंग प्रोवाइड होनी चाहिए कि क्या इक्विपमेंट किस तरीके से यूज़ करना है, किस तरीके से पावर सप्लाई लेनी है, और कुछ बेसिक नॉलेज के बारे में आप बता सकते हैं उन्हें। और उन्हें बता सकते हैं कि लॉकआउट टेकआउट के बारे में कौन लगाता है, कैसे लगाता है, क्यों लगाता है, इन सब के बारे में आप ट्रेनिंग दे सकते हैं। कुछ रॉन्ग प्रैक्टिसेस के बारे में देखेंगे कंस्ट्रक्शन साइट पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सर्किट है ये ओपन कंडीशन में है, तो एक्सपोज सर्किट इलेक्ट्रिकल पार्ट्स, तो ये गलत है, ये कवर होना चाहिए। जो डैमेज जंक्शन बॉक्स है ये डैमेज नहीं होना चाहिए वर्क प्लेस पे। यूजिंग वायर विदाउट प्लग, तो यहाँ देखिए बिना प्लग टॉप के डायरेक्टली हमने इसे कनेक्ट कर रखा है वायर को। यहाँ पे पैनल खुला हुआ है और बस बार से अंदर वो भी लाइव पैनल लाइव है, तो ये गलत एक एग्जांपल है, ये हमेशा बंद होना चाहिए। पैनल के आसपास कभी भी कोई फ्लेमेबल मटेरियल या गार्बेज स्टोर नहीं करना चाहिए, इससे फायर होने का खतरा ज़्यादा बढ़ता है। जो भी हम प्लग टॉप यूज करते हैं उसमें ध्यान रखना है कि जो अर्थिंग का वायर है वो हमेशा कनेक्ट होना चाहिए, कटा हुआ होना नहीं चाहिए। जो केबल लेंगे उसमें इंसुलेशन प्रॉपर होनी चाहिए, जो जॉइंट है जो वो प्रॉपर होना चाहिए। वर्क प्लेस पे कभी भी 30 मिली एम्पियर से ज़्यादा का ELC भी यूज़ नहीं करना चाहिए। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं 100 मिली एम्पियर लिखा हुआ है, तो ये गलत प्रैक्टिस है। टेक इलेक्ट्रिसिटी सीरियसली, इलेक्ट्रिसिटी को कभी भी अगर आपने लाइटली लिया तो फिर ये बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है, तो कभी भी इलेक्ट्रिसिटी को लाइटली नहीं लेना चाहिए। आज के लिए इतना ही। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बी हैप्पी। जय हिंद।